तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान। इतना अमीर कि उसने अपनी मलका को धूल से बचाने के लिए रास्तों में एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्ट करवा दिया। इतना अमीर कि उसने 20,000 किलो सोना अपनी हज के सफ़र में गरीब अवाम में बांट दिया। इतना अमीर कि हर जुमे को वो मस्जिदें तामीर करवाया करता था। आखिर कौन था ये शख्स? और ये शख्स था माली का बादशाह मंसा मूसा। मंसा मूसा। मंसा मूसा। इसकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा थी कि अगर जेफ बेजोस और इलॉन मस्क की नेटवर्थ को कंबाइन किया जाए तो भी इसकी नेटवर्थ के बराबर नहीं पहुंच सकेंगे। पर उसने इतना ज़्यादा पैसा कमाया कहाँ से? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है वहीद अमीन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये बात है 1312 की, जब मंसा मूसा के बाप ने यानी माली के बादशाह ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी हुकूमत को माली के इर्द गिर्द के इलाकों तक भी पहुंचाएगा और उन इलाकों को डिस्कवर करेगा। इसीलिए मंसा मूसा के बाप ने यानी माली के बादशाह ने यह डिसाइड किया कि वो अटलांटिक ओशन के उस पार अपनी कई कश्तियों में सैकड़ों सिपाहियों को भेजकर उस एरिया को डिस्कवर करेगा और अगर वहां पर कोई रहता है तो उस एरिया में भी अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ेगा। माली की तरफ से भेजी हुई कश्तियां अटलांटिक ओशन में उतरी तो सही, लेकिन वहां से काफ़ी अरसा गुजरने के बाद वापस नहीं आई। सबने उनके आने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर एक दिन ये हुआ कि एक कश्ती जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो वापस आई और उसमें जो चंद लोग बचे हुए थे उन्होंने माली के बादशाह को ये बताया कि अटलांटिक ओशन में एक बहुत ख़तरनाक टाइफून ने, एक समंदरी तूफ़ान ने उनका रास्ता रोका। जितनी भी कश्तियाँ थीं वो सब की सब कश्तियाँ और उसमें मौजूद सारे सिपाही और उनका अनाज सब तबाह बर्बाद हो गया और वो एक कश्ती और उसमें चंद लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आ सके। लेकिन माली का बादशाह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ये डिसाइड किया कि इस दफ़ा वो खुद 3,000 कश्तियों और सैकड़ों सिपाहियों के साथ अटलांटिक ओशन के उस पार जाकर उस एरिया को डिस्कवर करेगा और वहां तक अपना राज फैलाएगा। लेकिन जाने से पहले वो अपनी हुकूमत की तमाम तर जिम्मेदारियां एक ऐसे इंसान को सौंप के जाना चाहता था जो बादशाह के जाने के बाद माली को अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाए और माली की हुकूमत को संभाल सके। बादशाह ने अपने ही बेटे को यानी मंसा मूसा को चुना और माली की तमाम तर हुकूमत अपने बेटे के नाम कर दी। माली की तमाम तर जिम्मेदारियां मंसा मूसा को सौंपने के बाद बादशाह अपने समंदरी सफ़र पर रवाना हो गया। कई साल गुजरने के बावजूद भी बादशाह वहां से वापस ना आ सका और एक वक्त आने के बाद बादशाह के आने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन बादशाह की एब्सेंस में भी माली पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि माली के नए बादशाह यानी मंसा मूसा ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स की थी कि जिससे माली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिल सके। बादशाह कभी भी वापस नहीं आ सका, लेकिन मंसा मूसा की तरफ से इंप्लीमेंट की गई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज ने माली की और मंसा मूसा की किस्मत बदल के रख दी और मंसा मूसा बना दुनिया का अमीर तरीन शख्स। उसकी नेटवर्थ $400 बिलियन बताई जाती है, जो जेफ बेजोस और इलॉन मस्क की कंबाइंड नेटवर्थ से भी ज़्यादा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि मंसा मूसा ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया कैसे? 3 चीज़ें: गोल्ड, नमक, कोला। कोला एक ऐसा फ्रूट था जो रेगिस्तान के लोग अपने सफ़र के दौरान जब वो पैदल या ऊँटों पर सफ़र किया करते थे तो गर्मी की शिद्दत से लगने वाली प्यास को कम करने के लिए खाया करते थे। इसीलिए इस फ्रूट की बहुत ज़्यादा मांग थी। मंसा मूसा की तरफ से बनाई गई स्ट्रेटजीज में ये स्ट्रेटजी भी शामिल थी कि इन तीनों चीज़ों पर जिनकी ट्रेड बहुत भारी मिकदार में की जाती थी उन पे हैवी टैक्सेस लगाए गए और इन हैवी टैक्सेस से आने वाली रकम माली को और माली की हुकूमत को चलाने के लिए काफ़ी थी। मंसा मूसा ने गोल्ड माइनिंग पर टैक्स लगाया, सॉल्ट और कोला की सेल्स पर टैक्स लगाया और इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया कि वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। मंसा मूसा वॉज अनस्टॉपेबल। वो अभी यहाँ पर रुका नहीं था। उसने ये प्लान बनाया कि वो इर्द गिर्द के उन इलाकों पर कब्जा करेगा जहाँ पर सोना
भारी मिकदार में पाया जाता है। और फिर उसने कब्जा किया बम्बूक माइंस पर, जो आज भी दुनिया की बड़ी गोल्ड माइंस में से एक है। मंसा मूसा एक मुसलमान बादशाह था और उसे अपने मजहब की वजह से अपनी हुकूमत में रहने वाले गैर मुस्लिम माइनर्स की एक कम्युनिटी की तरफ से प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा, क्योंकि वो ट्राइब्स ये समझते थे कि हम गैर मुस्लिम हैं और मंसा मूसा हमें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाएगा। उनका ये प्रोटेस्ट मंसा मूसा की इतनी बड़ी हुकूमत के आगे क्या मायने रखता था, और हुआ भी ऐसे ही कि ये प्रोटेस्ट विद इन फ्यू टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन मंसा मूसा ने किसी भी इंसान को ना तो जानी नुकसान पहुंचाया, ना ही उन्हें मुल्क बदर किया। इनफैक्ट उन लोगों को ये समझाया कि आप सब इसमें अपने अपने मज़हब को फॉलो करते हुए रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। मंसा मूसा के इस स्टेप से गैर मुस्लिम कम्युनिटी में उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसने मजहबी आज़ादी जो दी थी सबको, उसकी हुकूमत में अमन व अमान कायम रहा। और शायद यही वजह थी कि इर्द गिर्द के इलाकों में जितने भी गैर मुस्लिम बादशाह थे, उन्होंने मंसा मूसा की हुकूमत पर कब्ज़ा करने या उस पर किसी भी किस्म का हमला करने का कभी नहीं सोचा, और ना ही कभी कोई हमला किया। और आप इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि जब एक मुल्क को किसी भी किस्म की जंग फेस नहीं करना पड़ती, तो वो मुल्क फाइनेंशियली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं होता, वहाँ पर कोई माली नुकसान नहीं होता, वहाँ पर हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होता। मंसा मूसा की अमीरी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब मंसा मूसा अपने हज के सफ़र के लिए रवाना हुआ, 9600 किलोमीटर को तय करने के लिए वो अपने साथ 60,000 लोगों का काफ़िला लेकर गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में तो सिर्फ ग़ुलाम मौजूद थे, और 20,000 किलो सोना उसके साथ था, जो उसने सिर्फ इसलिए ऊँटों पर लादा था ताकि वो इसे रास्ते में आने वाले गरीबों में तकसीम कर सके। मंसा मूसा जहाँ पर भी रास्ते में स्टे किया करता था, वहाँ के गरीब लोगों को वो सोना बांट दिया करता था, बल्कि सोने की बरसात कर दिया करता था। और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उन इलाकों में जहाँ जहाँ मंसा मूसा ने स्टे करके और सोना तकसीम किया था, वहाँ पर सोने की मांग बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि सोना हर इंसान के पास इतना ज़्यादा मौजूद था। और वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बादशाह की एक चैरिटी की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। और मंसा मूसा की सखावत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जुम्मे के दिन वो जिस भी जगह पर रुका करता था, वहाँ पर मसाजिद की तामीर करवा दिया करता था, और एक दो जुम्मों के लिए नहीं, कई जुम्मों के लिए। और तारीख़ में तो ये भी आता है कि वो सिर्फ इस सफ़र के दौरान ही मसाजिद तामीर नहीं करवाया करता था, बल्कि आम दिनों में भी जुम्मे के दिन वो कहीं ना कहीं मसाजिद की तामीर शुरू करवा दिया करता था। उसकी अमीरी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाने की कोशिश करें कि जब सफ़र के दौरान उसकी मलिका को रास्तों से आने वाली धूल से परेशानी हुई, तो उसने वहाँ पर एग्रीकल्चरल सिस्टम स्टार्ट करवा दिया। आज के दौर में तो शायद हमें ये चीज़ बहुत ही अनइमेजिनेबल लगती है कि जब हम सोचते हैं कि इतना अमीर इंसान भी कोई हो सकता है, और अगर अमीर हो भी सकता है तो इतना सखी इंसान, इतना जनरस इंसान कोई हो सकता है जिसकी चैरिटी की वजह से ही हाइपर इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्या चीज़ थी जिसने मंसा मूसा को एक नॉर्मल बादशाह से दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दिया? वो थी उसकी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजीज, और टाइमली उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना, दंगे फसाद जंग से दूर रहना, हर किसी को एकजुट करके काम करवाना, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर लें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का।